बहुत पुराने समय की बात है। एक देश में अलमास नाम का एक राजकुमार था। अलमास एक आवारा, बेरहम और जिद्दी राजकुमार था। जब उसके पिता बादशाह की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया। मंत्रियों ने आपस में सलाह करके तय किया कि अगर अलमास ने प्रजा के साथ अन्याय किया तो वे सब मंत्री पद छोड़ देंगे। युवा प्रधानमंत्री हुमायूं बहुत होशियार, समझदार और दूरदर्शी था। उसने बूले और अनुभवी मंत्रियों से कहा, आप लोग मंत्री पद छोड़ने का विचार छोड़ दीजिए। अपनी बुद्धिमानी से राजकुमार अलमास, जो अब राजा बन चुका है, को सही और सच्चे रास्ते पर ले आइए, क्योंकि अगर आप लोग पद छोड़ देंगे तो वो नए मंत्री नियुक्त करेगा और वे सब उसी के इशारों पर चलेंगे। फिर हमारी प्रजा कभी खुश नहीं रह पाएगी। ये बात सभी मंत्रियों को समझ आ गई और उन्होंने मंत्री पद छोड़ने का विचार छोड़ दिया। अगले दिन राजा अलमास ने मंत्रियों से कहा, हम अपना खजाना देखना चाहते हैं, इसलिए हमें अभी अपने साथ ले चलो। मंत्री भला कैसे मना करते। वे राजा अलमास को तहखाने में ले गए, जहां 7 कमरे थे और हर कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। पहला कमरा छोड़कर जब मंत्री दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे तो राजा अलमास ने कहा, तुम लोगों ने इस पहले कमरे को क्यों छोड़ दिया। प्रधानमंत्री हुमायूं ने कहा, महाराज, इस कमरे को रहने दीजिए, इसमें कोई खास चीज नहीं है। अलमास बोला, अगर इसमें कोई खास चीज नहीं है तो इसे देखने में क्या दिक्कत है। हुमायूं मंत्री ने कहा, महाराज, अगर इस कमरे में खजाना होता तो मैं आपको जरूर दिखाता। अलमास ने गुस्से में आकर कहा, यह अजीब बात है कि इसमें कुछ है भी नहीं और तुम इसे खोलते भी नहीं। मेरा आदेश है कि इसे खोलो, मैं इसे देखने के बाद ही आगे चलूंगा। हुमायूं मंत्री ने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, महाराज, आपके पिताजी की इच्छा थी कि इस कमरे को तब तक न खोला जाए जब तक आपकी उम्र 40 साल की न हो जाए, इसलिए आप इसे मत खुलवाइए। अलमास ने फर्श पर पैर पटकते हुए कहा, हम इस इच्छा का पालन नहीं करेंगे, इस कमरे को तुरंत खोला जाए। प्रधानमंत्री ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और कमरे का मजबूत ताला खुलवा दिया। राजा अलमास कमरे में गया तो उसने देखा कि फर्श पर बहुत सुंदर और मनमोहक कालीन बिछे हुए हैं। चारों ओर हल्के नीले रंग के रेशमी कपड़े लटके हुए हैं और बीच में संगमरमर की एक मूर्ति खड़ी है। अलमास मूर्ति के सामने खड़ा होकर उसे देखता ही रह गया। हुमायूं मंत्री बोला, चलिए महाराज, ये तो एक मामूली मूर्ति है, इसे देखने से क्या मिलेगा। अलमास ने कहा, यह किस औरत की मूर्ति है। हुमायूं मंत्री बोला, यह मेहर आबाद राज्य की राजकुमारी की मूर्ति है, महाराज। अलमास ने कहा, वो बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें पता है कि पिताजी ने ये मूर्ति क्यों बनवाई थी। उसने कहा, महाराज, माफी चाहता हूं, वो इस राजकुमारी को अपनी रानी बनाना चाहते थे, लेकिन ये राजकुमारी एक शक्तिशाली जादूगरनी भी है, इसलिए वो उनके वश में नहीं आ सकी। आखिरकार उन्होंने उसकी मूर्ति बनवाकर यहां रख ली थी और दिन में 2 बार इसे देखा करते थे। अलमास कहने लगा, क्या यह राजकुमारी हमें नहीं मिल सकती। हुमायूं बोला, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, महाराज, क्योंकि अब तक सैकड़ों नौजवान, जिनमें राजकुमार और राजा भी शामिल थे, उसके पास पहुंचे, मगर उनमें से एक भी वापस लौटकर नहीं आया। अलमास कहने लगा, क्या तुम भी उसके पास नहीं जा सकते। हुमायूं ने जवाब दिया, वहां जाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वापस आना असंभव है, क्योंकि पता नहीं वह जाने वालों को मार डालती है या जादू से अपना गुलाम बना लेती है। अलमास ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम आज ही निकल जाओ, हम 1 हफ्ते तक तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। अगर 1 हफ्ता बीतने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो हम अपनी सेना लेकर मेहर आबाद राज्य पर हमला कर देंगे और तुम्हें आजाद करा लेंगे। हुमायूं ने कहा, अगर उसने मुझ पर जादू कर दिया तो क्या होगा। अलमास बोला, हमारे सेवकों में से मिर्जा अंगूरी को अपने साथ ले जाओ, उन्हें जादू का तोड़ आता है। हुमायूं मंत्री ने चौंक कर कहा, मगर महाराज, मिर्जा साहब तो अफीम खाते हैं, उन्हें साथ ले जाने से क्या फायदा होगा। अलमास बोला, नहीं,
नहीं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उन्हें साथ जरूर ले जाओ। अंत में राजा खजाना देखने के बजाय वापस आ गया और उसने प्रधानमंत्री हुमायूं और मिर्जा अंगूरी को अपने खास हाथी पर बिठाकर मेहर आबाद की ओर रवाना कर दिया। हुमायूं आगे बैठा और मिर्जा अंगूरी होदे में बैठ गए। दोनों हाथी को दौड़ाते हुए वीरान और जंगलों से गुजरते हुए चले जा रहे थे। मिर्जा अंगूरी तो होदे में सो गए थे। 3 दिनों का सफर पूरा करने के बाद वे मेहर आबाद राज्य के दरवाजे पर पहुंच गए। पहरेदार ने उनसे राज्य में घुसने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हम राजकुमारी साहिबा से मिलने के लिए आए हैं। पहरेदार ने हुमायूं से कहा, नौजवान, अगर तुम राजकुमारी साहिबा से मिलोगे तो अपनी जान गंवा बैठोगे। मिर्जा अंगूरी बोले, क्या कहा? हम और जान गंवा बैठेंगे? मूर्ख, तुम हमें जानते नहीं हो। पहरेदार ने कहा, अगर ये बात है तो शौक से चले जाइए और राजकुमारी साहिबा के महल के दरवाजे पर रखे हुए नगाड़े को बजाइए। दोनों अपने हाथी के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचे। फिर हुमायूं नीचे उतरा। उसने एक छड़ी उठाई और नगाड़े को जोर जोर से बजाया। उसकी आवाज सुनकर 7 दासियां दौड़ती हुई आई और आदरपूर्वक प्रणाम करके कहने लगी, चलिए महाराज, राजकुमारी साहिबा आपका इंतजार कर रही है। दासियों को देखकर मिर्जा अंगूरी भी नीचे उतर आए और प्रधानमंत्री हुमायूं के साथ राजकुमारी महल के पास गए। उन्होंने देखा कि वो संगमरमर की मूर्ति से कहीं ज्यादा सुंदर और खूबसूरत है। उसका चेहरा लाल और सफेद, बड़ी बड़ी काली नरगिसी आंखें, सीधी नाक, पतले पतले गुलाबी होंठ और लंबे लंबे काले बाल थे। राजकुमारी मेहर निसा ने अपनी प्यारी और मधुर आवाज में कहा, क्या आप लोग मुझे देखने आए हैं या मुझसे शादी करने का इरादा रखते हैं? हुमायूं ने कहा, शादी करने के विचार से आया हूं। राजकुमारी कहने लगी, मेरे 5 सवाल हैं। अगर आपने इन 5 सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपकी गर्दन कटवाकर पेड़ पर लटकवा दूंगी। वो देखिए सामने पेड़ पर। दोनों ने गर्दन उठाकर देखा तो एक ऊंचे पेड़ पर बहुत से सिर लटक रहे थे। मिर्जा अंगूरी बोले, अरे हुमायूं, क्या देख रहे हो? तुम्हारा सिर भी इन्हीं में से एक दिखेगा। हुमायूं ने कहा, चुप रहो। फिर राजकुमारी ने कहा, और जो कोई 2-3 सवालों के जवाब सही और बाकी के जवाब गलत देता है तो मैं उसे जादू से जानवर बना देती हूं। वो देखो सामने तोता, मैना, बुलबुल, हुदहुद, कौआ, उल्लू, बाज, गिद्ध और उधर देखो ये गधा, कुत्ता, नीलगाय, हिरण, गीदड़, भेड़िया, सारस, लोमड़ी और ये चीता, ये सब असल में इंसान हैं, लेकिन जवाब न देने की वजह से जानवर बने हुए हैं। अब बताइए, आपका क्या इरादा है? प्रधानमंत्री हुमायूं ने जवाब दिया, मैं आपके 5 सवालों के जवाब जरूर दूंगा। राजकुमारी कहने लगी, शाबाश। फिर बोली, आइए पहले नाश्ता कर लीजिए। मिर्जा अंगूरी ने कहा, नहीं राजकुमारी साहिबा, ये हरगिज नहीं होगा। हमारा अनुभव है कि ऐसे मौके पर ऐसी चीज खिला दी जाती है कि इंसान अपनी अक्ल खो बैठता है, इसलिए पहले अपने सवालों का जवाब ले लीजिए। राजकुमारी मिर्जा अंगूरी की बात पर जोर से हंस पड़ी। फिर कहने लगी, बहुत अच्छा है, चलिए सामने 12 दरी में बैठकर मेरे सवालों के जवाब दीजिए। ये कहकर उसने ताली बजाई। उसी समय बहुत सी दासियां आ गई। राजकुमारी ने उनसे कहा, सामने 12 दरी में हमारे बैठने का प्रबंध करो। दासियों ने तुरंत फर्श पर कालीन बिछा दिए और एक सफेद मसंद पर तकिए रख दिए। फिर राजकुमारी उस मसंद पर बैठ गई और हुमायूं मिर्जा अंगूरी के साथ नीचे कालीन पर बैठ गया और दासियां चारों ओर खड़ी होकर पंखे से हवा करने लगी। राजकुमारी मेहर निसा ने कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि एक पेड़ ऐसा है जो सारी दुनिया पर छाया हुआ है। उसके पत्ते एक तरफ के काले और दूसरी तरफ के सफेद हैं। वो पेड़ साल भर में एक बार मर जाता है, मगर तुरंत ही जिंदा हो जाता है। बताओ वो पेड़ कौन है? मिर्जा अंगूरी ने हुमायूं के कान के पास मुंह ले जाकर कहा,
वो पेड़ गधा हो सकता है, क्योंकि उसकी पीठ गहरे रंग की होती है और नीचे से पेट सफेद होता है। हुमायूं ने आंखें चढ़ाते हुए धीरे से कहा, क्या नशे में हो? मिर्जा अंगूरी, कहीं गधा 1 साल के बाद मरता है और फिर तुरंत ही जिंदा भी हो जाता है। मिर्जा अंगूरी कहने लगे, जिस समय एक गधा मरता होगा उसी समय दुनिया के किसी न किसी हिस्से में एक गधा पैदा भी तो जरूर होता होगा। राजकुमारी मेहर निसा ने दोनों को बातें करते देखा तो उसने कहा, मिर्जा अंगूरी, आप इनको सलाह न दें, वरना आपको गीदड़ बनाकर किसी पिंजरे में बंद कर दूंगी। मिर्जा अंगूरी अपनी टोपी सीधी करते हुए बोले, हम और गीदड़? तौबा तौबा जनाब, हम शेर से कम नहीं हैं। उसकी तरह हम दूसरे जानवरों पर बहादुरी से हमला करते हैं, इसलिए हमें गीदड़ बनाकर हमारी इज्जत मिट्टी में न मिलाइए। राजकुमारी उनका मजेदार जवाब सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर हुमायूं ने कहा, राजकुमारी साहिबा, अब अपने सवाल का जवाब सुनिए। उस पेड़ का नाम है साल, जिसके एक तरफ के पत्ते सफेद हैं, वो दिन है और काले पत्ते रात है। पेड़ का मर जाना साल का खत्म होना है और मरकर तुरंत जिंदा हो जाना नए साल का पहला दिन है। राजकुमारी ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुई। फिर कहने लगी, अब दूसरा सवाल सुनो। एक समुद्र है जो सारी दुनिया को, यहां तक कि हिमालय पहाड़ को भी डुबो देता है, लेकिन एक देव है जिसका न मुंह है, न हाथ और न पैर है, वो उसे पल भर में पी जाता है। बताओ तो वह दरिया क्या है और वह देव कौन है? मिर्जा अंगूरी अपनी छोटी सी नकद दाढ़ी को उंगलियों से कुरेदते हुए कहने लगे, अब खैर नहीं मंत्री साहब, अब हमारी भलाई इसी में है कि पिंजरा तलाश कर लो। राजकुमारी बोली, आप चुप रहिए मिर्जा साहब। हुमायूं ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, वो समुद्र ओस शबनम है। सुबह के समय सारी दुनिया उसमें डूबी हुई होती है और उसे पीने वाला देव वो सूरज है, जिसका न मुंह है, न हाथ और न पैर है, लेकिन फिर भी वो शबनम पी जाता है। राजकुमारी बोली, शाबाश। तीसरा सवाल यह है कि मेरी 3 बहनें हैं और 19 दासियां हैं। मैं चाहती हूं कि आधी दासियां बड़ी बहन शहनाज को मिल जाए, बाकी आधे हिस्से में से आधी दासियां मझली बहन मुमताज को मिल जाए, मगर यह ध्यान रहे कि किसी दासी के टुकड़े भी न हों और किसी बहन को कम या ज्यादा भी न मिले। मिर्जा अंगूरी बोले, सवाल बिल्कुल गलत है। 19 का आधा 9.5 होता है, इसलिए एक दासी को तो जरूर काटना पड़ेगा, और अगर नहीं काटा गया तो सवाल सही नहीं हो सकता। राजकुमारी ने कहा, कटी हुई दासी को बड़ी बहन लेकर क्या करेगी? ये भी तो सोच लो। मिर्जा अंगूरी ने अफीम की एक गोली दांतों में दबाते हुए कहा, हिसाब के अनुसार जो होगा करना पड़ेगा। हुमायूं बोला, चुप रहो मिर्जा साहब, मैंने इस सवाल को हल कर लिया है। सुनिए राजकुमारी साहिबा, अपनी 19 दासियों में एक मेरी दासी शामिल कर लीजिए। अब आपके पास 20 दासियां हैं, उनकी आधी 10 दासियां तो बड़ी बहन शहनाज को दे दीजिए। बाकी आधे हिस्से में से आधी यानी 5 मझली बहन मुमताज को दे दीजिए। अब कुल दासियों की संख्या का 5वां हिस्सा यानी 20 का 5वां हिस्सा 4 छोटी बहन को दे दीजिए। लीजिए, पूरा हो गया। अब देखिए, 10 और 5 15 और 15 और 4 19। इस जवाब को सुनकर राजकुमारी सोचने लगी कि ये नौजवान बहुत ही होशियार और समझदार है। अगर इसने बाकी 2 सवालों के जवाब भी दे दिए तो क्या होगा? वो ऐसी ही बातें सोच रही थी कि हुमायूं ने कहा, चौथा सवाल बताइए। राजकुमारी ने चौंक कर कहा, देखिए, हमने ऐसी रानी देखी जिसे आग लगे तो बरसे पानी और एक ऊंचा सा पहाड़ जिस पर कलियों की बहार, माली तोड़ न सके, मालिन गूंद न सके। मिर्जा अंगूरी सवाल सुनते ही घुटनों में सिर रखकर बैठ गए, लेकिन प्रधानमंत्री हुमायूं, जो बहुत ही होशियार और काबिल व्यक्ति था, मुस्कुराते हुए बोला, सुनिए राजकुमारी साहिबा, मोमबत्ती वो रानी है जिसे आग लगते ही पानी बरसने लगता है और ऊंचा सा पहाड़ आसमान है और कलियां सितारे हैं। इन कलियों को माली तोड़ न सके
और मालिन गूंद न सके। राजकुमारी मेहर निसा अपने चौथे सवाल का सही जवाब सुनते ही पसीने से भीग गई और मन ही मन कहने लगी, अब क्या होगा? सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह गया है। अगर इसने उसका भी जवाब दे दिया तो मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि मेरी आजादी मुझसे छिन जाएगी। अब मुझे ऐसा सवाल करना चाहिए कि ये प्रलय तक उसका जवाब न दे सके। ये सोचकर उसने कहा, मेरा पांचवा और आखिरी सवाल ये है, कौआ काना, तेली लूला, बनिया बहरा, इससे पहले और बाद में क्या है और इसका किस्सा क्या है? प्रधानमंत्री हुमायूं इस अजीब सवाल को सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा। ये तो ऐसी बात है कि इस पर सोचना समझना बिल्कुल बेकार है। फिर उसकी नजर उन पिंजरों की तरफ उठ गई जिनमें सैकड़ों जानवर बंद थे, और वो मन में कहने लगा, कुछ देर के बाद मैं भी जानवर बना दिया जाऊंगा। और उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। मिर्जा अंगूरी भी किसी गहरी सोच में थे कि अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने हुमायूं के कान में एक बात कही, जिसे सुनकर वो मुस्कुरा दिया और राजकुमारी मेहर निसा से कहने लगा, आपके सवाल का जवाब ये है। सुनिए, एक थी चूहिया, उसे जो शौक हुआ तो उसने कान छेदने वाले को बुलाकर अपनी नाक छेदवा ली। नाक में खून लगा तो वो भागी भागी नदी पर गई। नदी पर जो नाक धोने बैठी तो नाक में से इतना खून निकला कि नदी का पानी लाल हो गया। नदी पर एक बैल पानी पीने आया। वो नदी से कहने लगा, अरे बहन नदी, बहन नदी, मैं अभी यहां से पानी पीकर गया था। तब तो तुम्हारा पानी सफेद था, अब लाल हो गया। नदी ने कहा, कुछ न पूछ। बैल ने कहा, नहीं, कुछ तो जरूर बता। नदी कहने लगी, बहन चूहिया की नाक छिदी, बैल के सींग झड़े। बैल बेचारे के सींग जो थे सो झड़ गए। बैल एक बरगद के पेड़ के पास गया। पेड़ ने कहा, बैल, बैल, अभी तो तू मेरे पत्ते खाने आया था, तब तेरे सींग मौजूद थे। इतनी जल्दी तेरे सींग को क्या हो गया? उसने कहा, कुछ न पूछ। उसने कहा, नहीं, कुछ तो बता। बैल ने कहा, बहन चूहिया की नाक छिदी, नदी का पानी लाल हुआ, बरगद के पत्ते झड़े। उस पर आकर कौआ बैठा। वो कहने लगा, बरगद, बरगद, अभी तो मैं तेरे ऊपर आकर बैठा था, तेरे सब पत्ते मौजूद थे। इतनी जल्दी तेरे पत्ते क्या हुए? उसने कहा, कुछ न पूछ। उसने कहा, नहीं, कुछ तो जरूर बता। कहा, बहन चूहिया की नाक छिदी, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़े, कौआ काना। कौआ बेचारा जो था सो काना हो गया। कौआ तेली के पास गया। तेली ने कहा, कौवे, कौवे, अभी तो तू आया था, तेरी दोनों आंखें मौजूद थी, अब ऐसा क्या हुआ कि तेरी आंख जाती रही? कौवे ने कहा, कुछ न पूछ। उसने कहा, नहीं, कुछ तो जरूर बता। कहा, बहन चूहिया की नाक छिदी, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़े, बरगद के पत्ते झड़े, कौआ काना, तेली लूला। तेली बेचारा लूला हो गया। तेली बनिया के पास गया। बनिए ने कहा, तेली, तेली, अभी तो तू मेरे पास तेल लेकर आया था, तेरी दोनों टांगे मौजूद थी, अब इतनी जल्दी तू लूला कैसे हो गया? तेली ने कहा, कुछ न पूछ। उसने कहा, नहीं, कुछ तो जरूर बता। उसने कहा, बहन चूहिया की नाक छिदी, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़े, बरगद के पत्ते झड़े, कौआ काना, तेली लूला, बनिया बहरा। बनिया बेचारा बहरा हो गया। उसके यहां एक अमीर की दासी सौदा लेने आई। वो कहने लगी, बनिया, बनिया, दाल दे। बनिया बोला, गुड़ दूं? उसने कहा, नहीं, दाल दे। कहने लगा, चावल दूं? दासी चिल्लाकर बोली कि, बनिया, बनिया, अभी तो मैं तेरे यहां चीनी लेने आई थी, तब तो तू ठीक ठाक सुनता था, अब इतनी जल्दी क्या हुआ कि तू बहरा कैसे हो गया? बनिए ने कहा, कुछ न पूछ। दासी बोली, कुछ तो जरूर बता। कहा, बहन चूहिया की नाक छिदी, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़े, बरगद के पत्ते झड़े, कौआ काना, तेली लूला,
बनिया बहरा, दासी हंसी। दासी जो थी वो हंसते हंसते लोटपोट होने लगी। गई मालकिन के पास। उन्होंने पूछा कि अरे कमबख्त, अभी तो तू ठीक ठाक थी, अब तुझे हंसी क्यों लग गई? कहने लगी, कुछ न पूछ। उसने कहा, कुछ तो बता। उसने कहा, बहन चूहिया की नाक छिदी, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़े, बरगद के पत्ते झड़े, कौआ काना, तेली लूला, बनिया बहरा, दासी हंसी, मालकिन कूदी। मालकिन कूदने लग गई। राजकुमारी मेहर निसा अपने सवाल का लंबा चौड़ा लेकिन बिल्कुल सही जवाब सुनते ही प्रधानमंत्री हुमायूं को ऐसे देखने लगी जैसे वह चलती फिरती राजकुमारी नहीं बल्कि संगमरमर की बेजान मूर्ति हो। उसके साथ साथ दासिया भी हैरान थी। हुमायूं ने खड़े होते हुए कहा, बताइए राजकुमारी साहिबा, अब क्या आदेश है? राजकुमारी दबी जुबान में बोली, अब मैं आपकी दासी हूं, क्योंकि आपने मेरे 5 सवालों के जवाब दे दिए और मुझे जीत लिया है। आपको बधाई हो कि हजारों आदमियों में सिर्फ आप ही ने मुझे हरा दिया है। हुमायूं ने कहा, मगर राजकुमारी साहिबा, मैंने आपको अपने लिए नहीं बल्कि अपने राजा अलमास के लिए जीता है। अब आप उनकी रानी बनकर रहेंगी। राजकुमारी बोली, हरगिज नहीं, आपने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, इसलिए आप ही मुझसे शादी कर सकते हैं। अगर राजा मेरे सवालों के जवाब देता तो वो शादी करता, फिर किसी दूसरे को हक नहीं होता। हुमायूं ने कहा, शायद आपको मालूम नहीं कि हातिम ताई, जो हातिम ताई के नाम से मशहूर है, उसने हुसन बानो के साथ 7 सवाल हल किए थे, लेकिन उससे शादी खारजम के राजकुमार मुनीर शामी ने की थी, हातिम ने नहीं। राजकुमारी बोली, आप सही कहते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हातिम ताई ने हुसन बानो से पहले अनुमति ले ली थी कि अगर मैं 7 सवाल हल कर दूं तो क्या आप मुनीर शामी से शादी कर लेंगी? हुसन बानो ने वादा कर लिया तो हातिम ताई ने उसके सवाल हल किए थे, मगर आपने तो मुझसे अनुमति नहीं ली थी। हुमायूं ने कहा, मगर मैं राजा से वादा करके आया था कि आपके लिए राजकुमारी मेहर निसा को लेकर आऊंगा, इसलिए मैं शादी करके अपने वचन से नहीं हट सकता। मेहर निसा बोली, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। मिर्जा अंगूरी, जो खामोशी से दोनों की बातें सुन रहे थे, कहने लगे, राजकुमारी साहिबा, इन्हें तो वैसे भी आपसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आपका दिल इंसान की हमदर्दी से खाली है। सैकड़ों को आपने मार दिया है और सैकड़ों को इंसान से जानवर बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया। मेहर निसा ने कहा, अगर तुम्हारा यह विचार है तो मैं इन सबको दोबारा इंसान बनाकर आजाद कर देती हूं। हुमायूं बोला, अगर आपने इन्हें आजाद कर दिया तो मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। राजकुमारी मेहर निसा उसी समय मुस्कुराती हुई उठी और जादू की छड़ी हवा में घुमाते हुए पिंजरों के पास गई। फिर मंत्र पथ पढ़कर एक एक करके हर जानवर को छड़ी लगाती हुई चली गई। जिस जानवर को छड़ी लगती वो इंसान बन जाता। इस तरह सारे जानवर इंसान बन गए। फिर हुमायूं ने राजकुमारी से कहकर सबको आजाद करा दिया। जब सभी लोग चले गए तो राजकुमारी ने कहा, अब आप शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। मिर्जा अंगूरी बोले, मैं चाहता हूं कि जादू की इस छड़ी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। राजकुमारी ने कहा, मैं इसे जमीन में दबा देती हूं। हुमायूं बोला, जी नहीं, आप ये छड़ी मिर्जा अंगूरी को दे दीजिए। ये इस छड़ी को पत्थर से बांधकर नदी में डुबो देंगे, फिर ये किसी के हाथ न लग सकेगी। राजकुमारी ने जादू की छड़ी मिर्जा अंगूरी के हवाले कर दी और कहने लगी, अब आपको क्या इनकार है? हुमायूं ने कहा, अगर मैंने आपसे शादी कर ली तो राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। एक दासी ने कहा, माफी चाहती हूं, लेकिन ये अनुरोध करती हूं कि आप कुछ दिन यहां मेहमान रहकर सोच विचार कर ले। राजकुमारी ने गले से एक हार उतारकर दासी को इनाम दिया और दोनों से कहा, आप शाही मेहमान खाने में रहें। हुमायूं बोला, जी नहीं, हम आपको साथ लेकर तुरंत वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि राजा सलामत इंतजार कर रहे होंगे। मगर राजकुमारी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें मजबूर होकर मेहमान बनना पड़ा।
इधर राजा अलमास ने जब देखा कि एक हफ्ता बीतने के बाद भी हुमायूं और मिर्जा अंगूरी वापस नहीं आए, तो वो अपनी सेना लेकर मेहर आबाद राज्य की ओर रवाना हुआ और तीसरे दिन राज्य के दरवाजे पर पहुंच गया। राजकुमारी को जब मालूम हुआ कि उसकी रियासत पर हमला करने के लिए दुश्मन दरवाजे पर पहुंच गया है, तो उसने अपनी सेना को मुकाबला के लिए रवाना कर दिया। दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया। हुमायूं को जैसे ही मालूम हुआ कि युद्ध हो रहा है, तो वो दौड़ता हुआ किले के बुर्ज में गया और देखा कि दुश्मन कौन है। लेकिन अलमास को देखते ही उसने राजकुमारी से कहा, इस युद्ध को रोक दो, क्योंकि मैं राजा को समझाना चाहता हूं। राजकुमारी ने हुमायूं को साथ लेकर सफेद झंडा उठाया। इसे देखकर दोनों तरफ के सिपाहियों ने युद्ध रोक दिया। फिर हुमायूं नीचे उतरकर राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैंने राजकुमारी के 5 सवाल हल कर दिए हैं, लेकिन वो कहती है कि जिसने मेरे सवाल हल किए हैं वही मुझसे शादी कर सकता है, दूसरे किसी आदमी को हक नहीं है। अलमास ने आंखें निकालते हुए कहा, विश्वासघाती, धोखेबाज, ये मक्कारी। राजकुमारी को देखकर नीयत बदल गई। हुमायूं बोला, नहीं महाराज, यहां की एक एक दासी इस बात की गवाह है कि मैं शादी करने से इनकार कर चुका हूं और आपके लिए राजकुमारी से लड़ रहा हूं। मिर्जा अंगूरी भी भागते हुए वहां पहुंचे और हुमायूं की तरफ से बोलने लगे, लेकिन अलमास ने उन दोनों में से किसी की बात पर यकीन नहीं किया और कहने लगा, मेरे साथ वापस चलो, मैं युद्ध करके इस राज्य को तबाह कर दूंगा और राजकुमारी का घमंड मिट्टी में मिलाकर उसे अपनी गुलामी में ले लूंगा। और ये कहकर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने हुमायूं को गिरफ्तार कर लिया। फिर अलमास अपनी सेना के साथ वापस चला आया। राजकुमारी मेहर निसा ये हाल देखकर उदास हो गई, क्योंकि हुमायूं से उसकी शादी न हो सकी और जादू की छड़ी भी हाथ से जाती रही। वो बहुत देर तक बैठी कुछ सोचती रही। आखिरकार उसने 2 दासियों को बुलाकर आदेश दिया कि तुम वेश बदलकर अलमास के महल में जाओ और हुमायूं का हाल जानकर बहुत जल्दी वापस चली आओ। अगर हुमायूं को यहां आने का इरादा न हो तो किसी तरह जादू की छड़ी हासिल कर लेना। दासियां आदरपूर्वक रवाना हो गई और रास्ते की मुसीबतें सहन करती हुई अलमास के शहर में जा पहुंची। दोनों ने ग्वालिन का वेश बदल लिया और मटकों में दही लेकर शाही महल की तरफ चल पड़ी। महल के मुख्य दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने उन्हें नहीं रोका और वे सीधे महल में चली गई। दासियों ने बातें करके ये पता लगा लिया कि राजा अलमास ने हुमायूं को गुलामों के कपड़े पहनकर जंगल में छोड़ दिया है और मिर्जा अंगूरी को शहर से निकाल दिया है। दासिया ये राज मालूम करने के बाद वापस मेहर आबाद चली गई और उन्होंने सारा हाल राजकुमारी मेहर निसा को कह सुनाया। राजकुमारी बहुत परेशान हुई और वो सोचने लगी, हुमायूं जैसे होशियार और समझदार नौजवान ही की मुझे तलाश थी। ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बहुत अच्छी तरह बीतती है, लेकिन राजा अलमास जैसे के साथ एक दिन भी काटना मुश्किल हो जाता है। फिर उसे ध्यान आया कि जादू की छड़ी छिन जाने के बाद मेरी ताकत बहुत ज्यादा कम हो गई है। काश ये छड़ी मेरे पास ही रहती। अब अगर अलमास ने मेरे राज्य पर हमला कर दिया तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगी और वह मुझे जबरदस्ती यहां से ले जाएगा और मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर लेगा। इस विचार के आते ही वो कांप उठी और मन ही मन कहने लगी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अभी रवाना होती हूं और जंगलों, मैदानों और वीरान जगहों में उसे तलाश करती हूं। मिर्जा अंगूरी को शहर से निकाल दिया गया था। वो बेचारे दूसरे शहरों में मारे मारे फिर रहे थे। जेब खाली थी। अफीम के लिए पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कोई काम भी नहीं जानते थे जो 2-4 पैसे कमा लेते। आखिरकार उन्होंने सोचा कि बाजारों में जादू की छड़ी से लोगों को इंसान से जानवर और जानवर से इंसान बनाने का कमाल दिखाया करूंगा। इस तरह सुबह से शाम तक 10 रुपए कमा लिया करूंगा। ये सोचकर उन्होंने एक बड़े बाजार में खड़े होकर भीड़ इकट्ठा की और लोगों से कहा, भाइयों, मैं जादूगर नहीं हूं,
लेकिन फिर भी इंसान को जानवर बना सकता हूं और उस जानवर को दोबारा इंसान के रूप में वापस ला सकता हूं। अगर यकीन न हो तो कोई सज्जन मेरे सामने आकर खड़े हो जाए। भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया और कहने लगा, अगर आपने मुझे ऊंट बना दिया तो मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा। मिर्जा अंगूरी बहुत खुश हुए और उन्होंने छड़ी घुमाकर कहा, अरे आदमी, तू ऊंट बन जा। वो आदमी ऊंट बन गया। ये कमाल देखकर भीड़ ने जोर जोर से तालियां बजाईं। फिर एक बहुत मोटा आदमी आगे आया और कहने लगा, मुझे हाथी बनाकर दिखाओ। मिर्जा जी ने छड़ी घुमाकर उसे हाथी बना दिया। उसी समय उधर से राजा की सवारी गुजरी। उसने पूछा, ये क्या तमाशा है? लोगों ने कहा, एक व्यक्ति इंसानों को जानवर बना रहा है। यह सुनकर राजा को भी तमाशा देखने का शौक हुआ। वह नीचे उतरकर बोला, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक इसने जिन लोगों को जानवर बनाया है वे इसी के आदमी हैं। इसलिए मेरे मंत्री को शेर बनाकर दिखाऊं तो मुझे यकीन आए कि वाकई ये व्यक्ति सच्चा है। मिर्जा जी के लिए क्या मुश्किल था। उन्होंने छड़ी घुमाकर मंत्री को शेर बना दिया। राजा ने तुरंत ही गले से मोतियों का एक हार उतारकर उनके हाथ पर रख दिया और कहा, अब इन लोगों को दोबारा इंसान बनाओ। मिर्जा जी ने छड़ी घुमाकर कहा, वापस इंसान बन जाओ। लेकिन ऊंट ऊंट ही रहा, हाथी हाथी ही रहा और शेर शेर ही रहा। मिर्जा जी ने दोबारा छड़ी घुमाकर कहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब तो मिर्जा जी बहुत परेशान हुए और बार बार छड़ी घुमा घुमाकर चिल्लाने लगे, वापस इंसान बन जाओ। लेकिन बेकार, कुछ नहीं हुआ। राजा को यह हाल देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने मिर्जा जी की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने मिर्जा अंगूरी को गिरफ्तार कर लिया और जानवरों को रस्सियों से बांध लिया और किले की तरफ ले गए। वहां जाकर राजा को मालूम हुआ कि जादू की छड़ी असल में मेहर आबाद की राजकुमारी मेहर निसा की है और वही उसका राज जानती है। राजा ने उसी समय प्रधानमंत्री को मेहर आबाद राज्य भेजा ताकि वो राजकुमारी से अनुरोध कर ले कि वो जानवरों को इंसान बना दे। लेकिन जब प्रधानमंत्री राज्य में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि राजकुमारी राज्य छोड़कर कहीं चली गई है और उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री निराश होकर वापस रवाना हुआ और जाकर राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी मेहर निसा लापता है। अब सबसे अच्छा यही है कि सारे देश में ऐलान कर दिया जाए कि जादूगर यहां आकर इस छड़ी का राज मालूम करें और जानवरों को दोबारा इंसान बनाए। राजा को यह सुझाव पसंद आया और उसने तुरंत ही ऐलान कर दिया। घनश्याम जादूगर ऐलान सुनकर अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ और राजा के शहर की ओर रवाना हुआ, क्योंकि ये छड़ी उसी की दी हुई थी और अब वो इस छड़ी को वापस हासिल करना चाहता था। दूसरे दिन वो राजा के पास पहुंच गया और छड़ी हाथ में लेकर जानवरों के सामने खड़ा हुआ और उल्टा घुमाकर बोला, वापस इंसान बन जाओ। और वे तीनों इंसान बन गए। मिर्जा जी भी ये तमाशा देख रहे थे। अब वो समझ गए कि उल्टा घुमाने से जानवर इंसान बनता है। राजा ने जादूगर से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? जादूगर बोला, महाराज, मुझे छड़ी बख्श दीजिए। छड़ी का नाम सुनते ही मिर्जा जी घबरा गए और बहुत तेजी से झपटकर जादूगर के हाथ से छड़ी छीन ली और सिर पर पांव रखकर दरवाजे की तरफ भागे। सिपाहियों ने उनका पीछा किया, लेकिन वे किसी के हाथ नहीं आए। किले से बाहर निकले तो पहरेदार ने उनका पीछा किया। यह हाल देखकर मिर्जा जी ने छड़ी घुमाई और चिल्लाकर कहा, जानवर बन जाओ। सारे पहरेदार जानवर बन गए और मिर्जा जी भाग गए। जादूगर घनश्याम भी उनके पीछे पीछे भागा। आखिरकार वे दोनों एक जंगल में पहुंच गए। वहां मिर्जा जी ने कहा, अगर तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे गधा बना दूंगा। जादूगर बोला, मुझ पर इसका असर नहीं होगा। अगर यकीन न हो तो आजमा कर देख लो। मिर्जा जी ने छड़ी घुमाकर कहा, तू गधा बन जा। लेकिन घनश्याम घनश्याम ही रहा और वो गधा न बन सका। अब तो मिर्जा जी बहुत परेशान हुए और कहने लगे, देख भाई जादूगर,
वैसे तो मैं तुझे छड़ी नहीं दूंगा। हाँ, अगर तू मुझे ये बता दे कि प्रधानमंत्री हुमायूं और राजकुमारी मेहर निसा इस समय कहाँ है, और तू मुझे उनके पास पहुंचा दे, तो मैं ये छड़ी तेरे हवाले कर दूंगा। जादूगर घनश्याम ने जेब से एक आईना निकाला और कुछ पढ़कर उसमें देखा। थोड़ी देर तक आईना देखने के बाद फिर कुछ पढ़ा और दोबारा आईने में देखा। उसके बाद कहने लगा, सुनो, मिर्जा अंगूरी, हुमायूं और राजकुमारी दोनों एक ही जंगल में भटक रहे हैं, और वो जंगल यहां से 260 मील की दूरी पर है। अगर वहां चलना है तो मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। मिर्जा अंगूरी ने छड़ी को अपने सीने से बांधा और जादूगर के साथ घोड़े पर बैठ गए और पूरब की तरफ निकल गए। 5 दिनों का सफर पूरा करने के बाद छठे दिन वे दोनों जंगल में पहुंच गए और आईने की मदद से उन्होंने राजकुमारी को ढूंढ लिया। राजकुमारी की भूख और प्यास के मारे बुरी हालत थी। कपड़े फट गए थे और बाल धूल में सने थे। मिर्जा अंगूरी को पहचानकर राजकुमारी ने कहा, तुम्हारा मंत्री कहाँ है? मिर्जा जी बोले, घबराइए नहीं, वो इसी जंगल में है। उन्हें हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे। हम दोनों इसी काम के लिए यहां आए हैं। जादूगर ने आईने की मदद से हुमायूं को भी ढूंढ लिया। उस समय उसकी भी बुरी हालत थी। दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे और शरीर पर जगह जगह घावों के निशान थे। उन्हें देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। मिर्जा अंगूरी बोले, दोस्त, ये क्या है? वो कहने लगा, कुछ न पूछो, कई बार जंगली जानवरों से बचा हूं। अगर किस्मत साथ न होती तो उनके मुंह का निवाला बन गया होता। मिर्जा अंगूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, काश तुम्हारे पास थोड़ी सी अफीम होती और तुम जानवरों को खिला देते, बस वे तुम्हारे गुलाम हो जाते। हुमायूं ने राजकुमारी से कहा, आप मुझ अभागे की तरह इस जंगल में कहां भटक रही हैं? राजकुमारी ने धीरे से जवाब दिया, आप मुझे छोड़कर चले गए और राजा अलमास मेरा दुश्मन हो गया। खुद को उसके हाथों से बचाने और आपको पाने के विचार से मैं राज्य छोड़कर यहां आई हूं। हुमायूं बोला, अलमास ने भले ही मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन फिर भी मैं अपने वचन से मुकरना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे सवाल सिर्फ उसके लिए हल किए थे, इसलिए मैं तुमको उसी के लिए पा सकता हूं, अपने लिए नहीं। मिर्जा अंगूरी बोले, ये क्या कह रहे हो हुमायूं? ऐसे ओछे राजा के लिए, जिसने तुम्हारी वफादारी का तुम्हें ये इनाम दिया कि गुलामों का कपड़ा पहनाकर जंगल में छोड़ दिया और हमें शहर से निकाल दिया, अपनी वफादारी दिखा रहे हो? बड़े दुख की बात है। चलो, राजकुमारी का हाथ पकड़ो और मेहर आबाद के राज सिंहासन पर बैठकर बहुत शान से शासन करो। घनश्याम जादूगर बोला, ये गुलाम भी आपके साथ है। राजा अलमास आप लोगों को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। अगर वो मुकाबले पर आया तो सारी उम्र रोएगा। हुमायूं चुप था। राजकुमारी ने जादूगर घनश्याम को पहचानते हुए कहा, आप ही फैसला कीजिए। मेरा ऐलान ये था कि जो मेरे 5 सवाल हल करेगा, मैं उससे शादी करूंगी। इन्होंने सवाल हल कर दिए, लेकिन कहते हैं कि मैंने ये काम राजा के लिए किया है और तुम्हें राजा के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। जादूगर बोला, यह बात बिल्कुल गलत है। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर सवाल हल किए हैं, इसलिए तुम ही राजकुमारी से शादी कर सकते हो, राजा हरगिज नहीं कर सकता। अंत में ऐसी ही बातें करने के बाद सबने हुमायूं को मजबूर कर लिया और वो राजकुमारी मेहर निसा से शादी करने के लिए राजी हो गया। फिर सब खुशी खुशी मेहर आबाद राज्य गए। वहां प्रजा और शाही कर्मचारी अपनी राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने घर घर दिए जलाए और बच्चों में मिठाई बांटी। राजकुमारी ने 1 हफ्ते बाद हुमायूं से शादी कर ली और दूसरे दिन उसे राज सिंहासन पर बिठा दिया। राजा अलमास को यह खबर मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने प्रधानमंत्री को बुलाकर राज्य पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। लेकिन उसने कहा, महाराज, 2 बातें हैं। एक तो ये कि राजकुमारी की शादी हो चुकी है, दूसरे, एक छोटे से राज्य पर हमला करना
आप जैसे बड़े राजा को शोभा नहीं देता। राजा ने कहा, लेकिन हम उस बदमाश हुमायूं को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सेना की एक टुकड़ी तैयार करो, हम उसे अपने साथ मेहर आबाद राज्य ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आदेश का पालन किया और सेना की एक मजबूत टुकड़ी को तैयार होने का आदेश दिया। दूसरे दिन राजा फौजी आदमियों के साथ रवाना हुआ और 3 दिनों का सफर पूरा करने के बाद हुमायूं के पास जा पहुंचा। हुमायूं उसे इज्जत के साथ बिठाना चाहता था, लेकिन उसने राजकुमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम यहां बैठने के लिए नहीं आए, हमें राजकुमारी चाहिए। अगर ये नहीं मिल सकती तो हम तुम्हारा सिर काट कर ले जाएंगे। घनश्याम जादूगर ने कहा, राजकुमारी का हाथ आपके हाथ में देने से तो बेहतर यह है कि हम उसे जान से मार दें। लेकिन अगर आप अपनी आधी सल्तनत हुमायूं के नाम कर दें तो आपको राजकुमारी आसानी से मिल जाएगी। राजा अल्मास ने अपनी आधी सल्तनत देने का वादा कर लिया और दूसरे ही दिन उसने आधी हुकूमत हुमायूं के नाम कर दी। आधी सेना और आधा खजाना भी उसके हवाले कर दिया। फिर घनश्याम ने राजकुमारी को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अल्मास ने विदा होने से पहले घनश्याम को बहुत सा इनाम और सम्मान दिया। अल्मास राजकुमारी को साथ लेकर खुशी खुशी अपने महल में गया और कहने लगा, हमने तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर पाया है। राजकुमारी बोली, आपने बहुत महंगा सौदा किया है। अल्मास ने कहा, वो कैसे? राजकुमारी बोली, आपने राजकुमारी की मूर्ति को पसंद किया था, इसलिए आधी सल्तनत के बदले में आपने पत्थर की राजकुमारी को ही पाया है। अल्मास घबराकर कहने लगा, क्या कह रही हो तुम? फिर उसने देखा कि जिसे वो राजकुमारी मेहर निसा समझ रहा था, असल में वो पत्थर की राजकुमारी थी, जो जादू के बल से चल फिर भी रही थी और बोल भी रही थी। असल राजकुमारी तो हुमायूं के साथ थी। अल्मास सिर पकड़कर रह गया, क्योंकि वो अपनी आधी सल्तनत, आधी सेना और आधा खजाना देकर अपनी ताकत कम कर चुका था। अब उसमें हुमायूं के राज्य पर हमला करने की हिम्मत न थी। वो अपनी मूर्खता और बेवजह की जिद पर बहुत पछताया। घनश्याम जादूगर की इस सेवा से खुश होकर मिर्जा अंगूरी ने जादू की छड़ी उसे उपहार के तौर पर दे दी और हुमायूं ने उसे एक जागीर दे दी। फिर ये सब सुख और आराम की जिंदगी बिताने लगे और राजा अल्मास अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाता रहा, लेकिन पत्थर की राजकुमारी को हमेशा महल में ही रखा।